नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बेस्ड होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारा किसी सियासी जमात के लिए नहीं होता, किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं होता, कोई ख़ास एजेंडा भी नहीं होता। हमारा सिर्फ़ प्रोग्राम होता है कि आपको जेन्युइन जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए। इस वक़्त टीवी आपकी आवाज़ के थिंक टैंक सैयद तौक़ीर हुसैन बुखारी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आज डेनमार्क की क्या ख़बरें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी और आपकी टीम और आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की खबरें तो आज कोई इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वीकेंड से अभी हम मंडे में आए हैं तो कल या परसों तक तो गर्मो गर्म खबरें ज़रूर होंगी, क्योंकि इस वक्त जो कोपेनहेगन कम्यून है, कोपेनहेगन के अंदर जो हमारे सोशल डेमोक्रेट हैं उनकी जो ओवर मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो पेनिला शेले जो है वो दोबारा उसकी नंबर 1 कैंडिडेट हो गई है। और ये याद रखें कि जो नंबर 1 होता है ना पोस्ट के ऊपर, वो बेशक कितने भी वोट कम ले वो ही जो है वो बॉब मिनिस्टर बनता है और उसको इलेक्ट हो जाता है वो एज ए काउंसलर, और फिर उसके बाद वो बॉब मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठता है डेनमार्क के अंदर। तो उसने सोशल डेमोक्रेट की जो है लिस्ट उसके ऊपर वो टॉप लिस्ट पे वो आ गई है, उसका नाम जो है वो आ गया है। तो ये इसी पेनिला तरीके से शाह साहब वही है ना जो इनिस लिस्टन में हुआ करती थी? जी बिल्कुल, ये इलिस लिस्टन की बड़ी चाहती थी और बड़ी टॉप उनकी स्पीकर थी पहले ये, फिर कुछ वजूहात की वजह से उसने छोड़ के तो सोशल शाह साहब, डेमोक्रेट हमारे में गया। चैनल पर भी लाइव आई थी, प्रोग्राम किया था, आपको याद हो? काफ़ी जी पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है और मुझे बिल्कुल याद है। जी बिल्कुल याद है। तो शाह साहब, इस वक़्त तो जो सोशल डेमोक्रेट है उसकी क्या पोज़ीशन है? जी इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रंग दिखाती है, डेनमार्क के अंदर भी। ये कोई मुल्क ऐसा नहीं जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली हम लोग कहते हैं फौज को, फौज एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, एस्टेब्लिशमेंट का एक अदारा होता है, एक डिवीज़न होती है। जैसे कि आपके पिंडी इस्लामाबाद में आप चले जाएं तो वहाँ एक पुराना होटल था, वो होटल बाद जी। में फॉरेन मिनिस्ट्री बना, फिर उसके बाद उसके साथ आधा हिस्सा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो बकायदा डिवीज़न बना है। उसके अंदर ये जितने पुराने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या कोई आईजी या कोई ब्यूरोक्रेट्स जो है उसको वो सजा के तौर पे कहते हैं कि अब तू खुले लाइन लग गया, चल वापस वहाँ पे। तो ये सारे वहाँ पे बैठ के मुख्तलिफ सूबों से आगे हुकूमत करते हैं। तो यहाँ पे भी जो ऐसे अदारे हैं, यहाँ पे भी ये होता है कि आप देख लें कि इन्होंने ऑलरेडी पहले ही प्रोग्राम बनाया होता है कि फलानी पार्टी जो है वो इतनी मैंडेट्स लेंगी। तो पार्टीज तो मैंडेट नहीं लेती, पार्टी को वो मैंडेट दिया जाता है। अगर यहाँ पे फ्री इलेक्शंस हों तो फिर काउंट होना चाहिए कि एक आदमी के पर्सनल वोट कितने हैं, एक पार्टी के वोट कितने हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे पीछे बात होती है। पहले कहा जाता है कि अभी 1% वोट, पूरे मुल्क में 1% वोट गिना जाता है, तो वो कह देते हैं जी कि इतनी मैंडेट जो है वो सोशल डेमोक्रेट की हो जाएंगी, इतनी सीट्स जो है वो वेंस्ट्रा की हो जाएंगी, इतनी कंजर्वेटिव की। जिन पार्टियों को उन्होंने जिताना होता है उनको पहले ही वो सारे फहरिस्त ले आते हैं और फिर उसी के साथ वो चलते हैं। और फिर अगर कोई थोड़ी सी देखे कि कहीं कोई ऐसा कोई बोलने वाला बंदा है तो वहां पे वो कहेंगे ठीक है इधर से रिकाउंटिंग कर लो या कुछ कर लो, तो वो उसको थोड़ी देर के लिए ये एक साइड पर रख देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली सीटें वही होती हैं जो इन्होंने पहले प्रोग्राम बनाया होता है। तो इसके ऊपर अब आप ये देखें कि यहाँ के जो लोकल हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखें, हमने पहले बात की थी कि उडनसा कम्यून वायद एक ऐसी कम्यून है जो फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है। वहाँ पे वो फॉरेनर्स को सबसे ज़्यादा उन्होंने इस दफ़ा अपने लोगों को वहाँ पे बिफोर टाइम पेंशन दी है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे उसकी वजूहात क्या है कि वहाँ पे
जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तानी या अरबी तो या शाह साहब तुर्कीज एडवांस में जो है ऑर्गेनाइजेशन। वक्त से पहले पेंशन दी गई है, उसका कानून अलग है। जी, वो ये है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं, खुदा न खास्ता आपके कोई ऐसा हादसा आ जाता है या कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, आप स्लिट हो जाते हैं, आप बैठ नहीं सकते, आपको डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप काम करने के काबिल नहीं, तो वो आप कम्यून से अप्लाई करते हैं, तो वो आपको आपके डॉक्टरों से पूछते हैं कि वाकई इस बंदे को ये बीमारी है या ये इस काबिल नहीं कि अब ये इतना काम कर सके, तो उसको वो यानी कि 67 इयर्स की एज जो है सीनियर पेंशन, उससे पहले ही वो उसको बिफोर टाइम जो है वो पेंशन दे देते हैं, और ये तो शाह लॉ साहब है। फ्री क्रोने पार्टी जो है, जो पाकिस्तानी निसात पार्लियामेंट के मेंबर थे अपना मलिक सिकंदर सिद्दीक, उनकी पार्टी जो है इंडिपेंडेंट ग्रीन्स, वो बड़ी पॉपुलर हो रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि वो अपना बड़ा स्ट्रांगली अपना होमवर्क कर रहे हैं, और इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा मीटिंगें आपस में चल रही हैं, और वो लैंड बेसिस पे वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं ये बताता जाऊं कि इस वक्त तक बहुत ज़्यादा डेनिश जो हैं वो और फॉरनर्स उनको ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो वो है इस वक्त, लास्ट टाइम जो उनका इम्प्रेशन था फिया ग्रोने का, वो एज अ फॉरेन पार्टी के तौर पे उठा था कि ये सिर्फ मुसलमानों की या सिर्फ फॉरेनर। गैर मुल्कियों की पार्टी है। हाँ, लेकिन इस वक्त जो है वो उनका लैंड फोरमैन जो है वो भी डेनिश है, और उसके अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनके क्रीज फोरमैन और दूसरे, ये सारे जो है ये डेनिश ज्वाइन कर रहे हैं दिन ब दिन, और वो बड़ी जल्दी से तरक्की कर रही तो है। शाह साहब अगर कभी उनके इलेक्शन होते हैं अगले साल नवंबर में होंगे, 18 या 8 तारीख को, जो भी तारीख होती है, फिक्स तारीख होती है नवंबर की 2025 में, तो क्या इनका बेहतरीन रोल होगा, की रोल होगा फ्री ग्रोने पार्टी का? जी, बड़ा अच्छा होगा अगर ये इलेक्शन करते हैं। जैसे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अगर ये फरवरी मार्च या अप्रैल में किसी सूरत ये ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि ट्रंप तो आएगा 20 जनवरी को, और उसके बाद कुछ हालात अगर यहाँ पे बिगड़ते हैं और ये सियासत जो है, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये अपने दोबारा इलेक्शन का कर देती है, तो मुझे ये लगता है कि ये फियर ग्राउंड जो है ये फलके थिंग में भी इंशाल्लाह, जैसे मैं अब उनके अंदर तो नहीं घुसा हुआ या उनके दिलो दिमाग में नहीं, लेकिन जो इस वक्त इंफॉर्मेशन हैं जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, तो मुझे पक्का उम्मीद है कि वो उसकी तैयारी वो पहले ही कर चुके होंगे। मुझे ये पक्का उम्मीद है कि वो दिसंबर के अंदर ही, इस महीने के अंदर ही तो अपने शाह वो। साहब आप आवाज उठाते रहते हैं, आप जो कहते हैं नौजवानों को जो है वो जो कहते हैं कि आए डेनिस सियासी जमातों की तरफ आए, डेनिस सियासत करें, लेकिन अपने लोग जो है अपने मुल्कों की पार्टियों की सियासत करते हैं। डेनमार्क की हमने देखा कि पाकिस्तानी नसाद जो है वो डेनमार्क की सियासत की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते। शाह साहब क्या वजह है इसकी? देखें जी, आप इससे अंदाजा लगा लें, ऑलबर्ग, आरूस और उडनसा, जो डेनमार्क के बड़े शहर हैं। बड़े उडनसा में सबसे ज्यादा तादाद में फॉरनर भी हैं, पाकिस्तान भी हैं, कोपेनहेगन के बाद या वेस्ट लाइन के बाद, ये इस सीलैंड्स के बाद। लेकिन वहाँ के लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं इधर से ज्यादा। उनके अपने बाजार हैं, उनके अपने हर चीज़ है, और गवर्नमेंट जो है, कम्यून जो है, गवर्नमेंट उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। आप ये देखें कि अगर किसी पाकिस्तानी या किसी फॉरेनर ने अपना कोई वीज़ा अप्लाई करना है या कोई चीज़ करनी है, तो उसको नेक्स्ट वीक जाना पड़ता है। लेकिन जो बंदे उडनसे में रह रहे हैं या आरूस में रह रहे हैं या ऑलबर्ग में रह रहे हैं या वाइले में, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। उनको बायोमेट्रिक हर चीज जो है वो घर बैठे हुए बायो सर्विस में, उनकी अपनी बायो सर्विस से सब कुछ हो रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी नालायकी क्या है? इसकी वजूहात ये है कि हम लोग, मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ, कि हम लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तानी सियासत को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, और पाकिस्तानी सोसाइटीज बना के रखी हुई हैं, पाकिस्तानी पार्टीज बना के रखी हुई हैं, लेकिन अवाम के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। इस वक्त जितनी तकलीफ जो है यहाँ पे एडबर्सलोन, ब्रॉन्डबी
आपने कल सुना था कि आपके रेडियो के ऊपर मतलब कि ये कोपेनहेगन के जो शहर हैं, छोटे शहर हैं, को जो कोपेनहेगन के अंदर भी आते हैं, अपनी-अपनी कम्यून्स की बात कर रहे हैं आप। जी, अब आप ये देखें कि कल ब्रॉनबी के डिप्टी मेयर थे आपके रेडियो पे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वही आवाज़ उठाई जो आज से कम से कम 20 साल 22 साल पहले चौधरी पंजाब विलायत फरमाया। और मैंने और आप भी उस वक़्त अपने रेडियो पे ये आवाज़ उठाते थे कि ये ब्रॉनबी वाला ये जो कब्रिस्तान है इसको मत लो, इसके अंदर पानी है। तो इससे अपोजिट सड़क की दूसरी जगह जो बहुत ज़्यादा थी उसको ले लो। तो इन्होंने क्या किया? उस वक़्त हमारे काउंसलर थे चौधरी विलायत, तो वो भी दिन रात, लेकिन इन कुछ हमारे कल्चर सेंटर्स जो जी, थे जी। और कुछ इन्होंने थॉरसम फंड के साथ मिलके तो एक बहुत ही बड़ी गलती की। मैं कहूँगा इन्होंने जानबूझकर गलती की। और कल आपने देख लिया है कि जो रिपोर्ट डिप्टी मेयर बता रहे थे, बुखारी साहब हमें, वो क्या कह रहे थे कि पानी, बल्कि उन्होंने उससे पहले भी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि पानी जो है कब्रों के अंदर भर चुका है। और वो जब भी कोई नई कब्र खोदी जाती है तो उसके अंदर पानी पानी होता है। क्या आप अपने मैयतों को, आप अपने बाप दादा को, अपने बहन भाई, अपनी बेटियां, अपनी बीवियों को इस तरह के अजाब में डालना चाहते हैं? तो इसके ऊपर किसने सोचना है? तो शाह साहब आखिरी सवाल, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। इस वक़्त सीरिया के क्या हालात हैं? सीरिया का हालात जो है जी, वो मुख्तलिफ हेयरिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे वो जा रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं। और इसके अंदर मैं सच बोलूँगा कि इस वक्त स्वाय हमारे पाकिस्तानियों के अंदर से डॉक्टर इरफान, उसको सलूट करना चाहिए। और आपको भी पता है, वो आपसे भी बिल्कुल राब्ते में है। वो ही है जो हर किस्म की इंफॉर्मेशन मुझे भी दे रहा है और आपको भी, वो ही आगे आ रहा है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको उसकी बैकिंग करनी चाहिए थी, उसके साइड में जाके खड़ा होना चाहिए था। हमारे पॉलिटिशियंस को, वो इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। और मैं ये आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त उडेंसे के अंदर जितना पाकिस्तानी और फॉरेनर तरक्की कर चुका है, हम कोपेनहेगन वाले और यहाँ रिजून में रहने वाले, हम बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। बैकवर्ड है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। शाह साहब आखिर में चलते-चलते, पाकिस्तान, जिंदाबाद। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।